विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर इकाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी तोमर जी, मैं आपका परिचय दे दूं, फिर हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। हाँ, जरूर जरूर जरूर। आज हमारे समक्ष जो बैठे हुए हैं डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी। इनकी लेखन में बहुत रुचि है और लेखन के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से इनका जुड़ाव रहा है। प्रसारण की दृष्टि से इन्होंने भारत में 1000 से अधिक अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में भागीदारी की है। आकाशवाणी, दूरदर्शन सहित अनेक मीडिया चैनल्स में इनकी रचनाएं प्रसारित होती रही हैं। राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं तथा दैनिक समाचार पत्रों में भी इनकी रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। डॉक्टर तोमर जी एक अच्छे गीतकार भी हैं। बीते 2 वर्षों में इनके 10 मौलिक गीत संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 25 से अधिक किताबों का संपादन इनके द्वारा किया जा चुका है। इन्हें विश्व साहित्य सेवा संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षता से नवाजा गया है। तो चलिए हम अब चर्चा शुरू करते हैं। सर, बहुत जी, सुना है आपके बारे में और आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। आपने कहा कि आपने बहुत सुना है, तो ये आपका बड़प्पन है, आपकी महानता है और आपकी उदारता है जो आप मेरे परिचय के संदर्भ में ऐसा कह रही हैं। संक्षेप में बताता हूँ आपको अपने जन्म और अपना कहें कि जो बाल्यावस्था है और जो शिक्षा और साहित्य के जो संस्कार हैं उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताता हूँ। मेरा जन्म 4 जुलाई को 4 जुलाई 1959 को 59 में मध्य प्रदेश में एक स्थान है सीहोर। मध्य प्रदेश के पास भोपाल के पास एक जिला है सीहोर के नाम से। तो वहाँ पिताजी हिंदी के व्याख्याता हुआ करते थे 59 में। तो उस समय वहाँ मेरा 4 जुलाई को वहाँ जन्म हुआ। अब देखिएगा उसमें संयोग, सुखद संयोग और कविता के संस्कार की जब बात आती है, लोग जी मुझसे पूछते हैं कि आपको कविता के संस्कार कब मिले और कैसे मिले। जी। तो मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है, मैं गौरवान्वित होता हूँ कि मुझे संस्कार मेरे जन्म के साहित्य के संस्कार मेरे जन्म के मात्र 3 घंटे बाद से मिलना शुरू हो गए थे। क्या बात उसकी है। एक बड़ी रोचक कहानी है। जी पिताजी चूंकि स्वयं एक बहुत बड़े सशक्त गीतकार रहे और नीरज जी की पीढ़ी के गीतकार थे। छायावादी गीतकारों में उनकी गणना होती रही। जी। मध्य प्रदेश की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक निगम की जो पुस्तकें हैं हिंदी की जी 12th के लिए या हाई स्कूल के लिए, उसमें पिताजी के नाम का उल्लेख सोम ठाकुर के साथ छायावादी गीतकारों में जी पिताजी के नाम का उल्लेख होता रहा है, श्री गंधर्व सिंह तोमर चाचा। जी। तो उनका स्वभाव था कि वो जहां जहां भी रहे वहां उन्होंने साहित्यिक वातावरण बनाने की चेष्टा की। और साथ में वो उनका एक स्वभाव और भी था जो जिसकी सर्वत्र सराहना होती है आज भी। उनको संसार से गए हुए आज 16 वर्ष हो गए। इसके बावजूद उस बात का जिक्र लोग आज भी करते हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी को बहुत प्रोत्साहित किया, जहां पर भी रहे तो अपने से उम्र में छोटे, चाहे वो 1 वर्ष ही छोटा है, उसको आगे लाना, उससे कविताएं पढ़वाना, उससे संचालन करवाना और उसको रचना पाठ का समुचित अवसर देना, ये उनके स्वभाव में शुरू से रहा। तो प्रति वर्ष एक बहुत बड़ा आयोजन वो करते थे। तो सौभाग्य और संयोग देखिएगा कि उस आयोजन 59 में जो आयोजन उन्होंने किया था, अ, उसकी तारीख तो कोई मैं 4 तारीख को तो वो बैठे नहीं होंगे तारीख निश्चित करने के लिए। उसकी तारीख तो कोई 1.5-2 महीने पहले निर्धारित की गई थी। ये मेरा सौभाग्य रहा कि जिस दिन वो तारीख निर्धारित की गई थी, माने 4 जुलाई को, तो मकान के सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसमें बच्चे हॉकी क्रिकेट खेला करते थे। उस हम्म। ग्राउंड में वो कवि सम्मेलन होना था। तो मेरा जन्म 4 जुलाई को शाम को 5 बजे हुआ और वो कार्यक्रम 8 बजे था। उसमें जानिसार अख्तर, जावेद अख्तर के 4 पिताजी। जुलाई नहीं, आज नहीं है, अभी 2 दिन के 4 बाद। जुलाई अच्छा, 4 4 जुलाई जुलाई तो आपका जी, जन्मदिन आने वाला 4 है। जुलाई को शाम 5 बजे हम्म। मेरा जन्म हुआ हम्म। और रात्रि 8 बजे कवि सम्मेलन था। कवि सम्मेलन सह मुशायरा, हम्म। तो उसमें शेरी भोपाली, कैफी आजमी और जानिसार अख्तर, जावेद अख्तर के पिताश्री,
जी, जी। वो पिताजी के मित्रों में भी होते थे ये लोग, और उनके आग्रह पर, उनके आमंत्रण पर, बिना किसी सौदेबाजी के, उस समय ज़्यादा सौदेबाजी होती भी नहीं थी। हुँ, बड़े हुँ। सरल और बड़े सहज ढंग से ये लोग आते थे। जी, जी। गोपाल दास नीरज और गोपाल सिंह नेपाली भी उसी कवि सम्मेलन में आए थे। अच्छा। तो पिताजी के एक बहुत पुराने मित्र थे, साथ पढ़े थे वो। एक नाम ग्वालियर में सिंधिया कॉलेज में उन्होंने सिंधिया स्कूल में पढ़ाया था, जी। हिंदी के व्याख्याता रहे थे। उनका नाम था श्री देवेंद्र नारायण वर्मा। अच्छा जी। तो रात को कवि सम्मेलन हुआ, और सुबह जब सब कवि लोग चलने लगे, और जब पता चला कि पुत्र हुआ है कल, तो चलते-चलते उन्होंने, देवेंद्र नारायण वर्मा ने कहा कि हुँ। इसका नामकरण करें तो इसका नाम देवेंद्र रखना। जी, जी। तो वो नाम फिर मेरा जी। देवेंद्र रखा गया वहां से हुँ, मेरा। और उसके बाद फिर जब दतिया आए वो 65 में, सन हुँ, 65 में, हुँ, हुँ। तो फिर मुझे स्कूल में दाखिला दिलाया गया विधिवत रूप से। जी, दतिया में मैंने फिर पहली क्लास से लेकर के और हाई स्कूल तक जी। की शिक्षा ग्रहण की। आपातकाल देश में लगा 75 में, 1975 में। उस समय मैं दतिया में ही था। अच्छा, सामाजिक सक्रियता, ये मेरे स्वभाव में, चाहे तो वो संस्कारों में मिली, चाहे पिताजी ने परिवेश उस तरह का दिया, वो बचपन से ही, मतलब मैं 5वीं 6वीं क्लास में ही जब पढ़ता था, उसी समय से वो कवि सम्मेलनों में बहुत जाते थे, उनका आमंत्रण बहुत होता था, तो वो मुझे अपने साथ ले जाते थे। तो उनकी डायरी मैं पकड़ता था, और बस उनके साथ रहता था। वो जब कविता पाठ करते थे तो डायरी उनको दे दिया करता था। तो इस ये तरह मेरा काम होता था। उनके संस्कार मतलब आपको आप में हाँ, आते रहे और धीरे-धीरे आपने उनकी मार्गदर्शन में चलना शुरू कर दिया। जैसा हाँ। कि आपने बताया डॉक्टर तोमर जी कि आप मुरैना भारत से हैं। आपका जो अभी निवास स्थान है वो मुरैना है। तो हमें कुछ मुरैना के इतिहास के बारे में बताएँ। श्रोतागण मुरैना के जानना इतिहास के चाहते बारे हैं। में मैं इसलिए भी विशेष रूप से बता सकता हूँ कि हुँ, मुरैना मेरा पैतृक जिला है। हम लोग मूल निवासी मुरैना जिला के हैं, हुँ, हुँ। और पिताजी का चूँकि शासकीय सेवा में रहना हुआ और जगह-जगह स्थानांतरण उनके होते रहे, इसलिए मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी घूमने का, जाने का मौका मिला। उसके बाद कवि सम्मेलनों में आने-जाने की जो एक परंपरा जो रहती है, वो तो ये है कि बस रात भर में कवि सम्मेलन किया आपने, बहुत हुआ, कोई बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक स्थल है, तो दूसरे दिन आपने देख लिए। जी। लेकिन प्रमुख रूप से उतना सब घूमना-फिरना नहीं हो पाता। हुँ, हुँ। मुरैना चूँकि मेरा पैतृक जिला है, हुँ, मुरैना हुँ। की 2-3 विशेषताएँ, 4 विशेषताएँ हैं कि जो बहुत कम लोगों को पता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, सबसे पहले आपको सवाल के लिए धन्यवाद देता हूँ, और मैं आपको मुरैना की विशेषताएँ बताता हूँ। जी, जी। मुरैना में अगर आप प्राचीन और ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से भी देखें, हुँ। तो पौराणिक दृष्टि से भी मुरैना का महत्व है। वो जी, ऐसे है कि कर्ण की ननिहाल, जी, अर्थात कुंती का मायका, जी। वो मुरैना में है। क्या बात है! कुंती का मायका, और उसका जो उस समय का नाम है, वो हुँ, है हुँ। कुंतलपुर। अच्छा अब जी। उसको, हाँ, अब जो है उसको तद्भव होते-होते वो कुतवार के नाम से वो गाँव आज भी सरसब्ज है। हुँ, तो उस समय का हरसिद्धि का मंदिर वहाँ बना हुआ है, हुँ, कर्ण हुँ, के समय का, हुँ। कुंती के समय का। जी। वो बना हुआ है। कुंती वो खार, जिस खार में, जिस नदी में बहाया था, उस नदी के शेष अवशेष आज भी वहाँ सुरक्षित हैं। सूरज का रथ जहाँ उतरा था, घोड़े की टापें वहाँ उस तरह की मौजूद हैं। माने ये सब देखिए, आस्था और विश्वास तो होता है, हुँ। लेकिन जब प्रामाणिक दृष्टि से ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो विश्वास करना ही करना होता है। तो नहीं जो लोग भी वहाँ जाते हैं, देखते हैं, हुँ, तो वो उनको सहज रूप से उन चीज़ों पर विश्वास होता है। तो कर्ण की ननिहाल कुतवार है। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो ये जो तुलसी बाबा ने महाकाव्य लिखा, जी, रामचरितमानस, जी। इससे पहले हुँ, हुँ। इसी मुरैना के महाकवि विष्णुदास ने जी, महाकाव्य लिखा था। जी। माने रामचरितमानस से पहले जो महाकाव्य लिखा गया, वो महाकाव्य मुरैना की धरती पर बैठ कर के लिखा गया, और उसको लिखने वाले कवि का नाम है महाकवि विष्णुदास। जी, महाकवि विष्णुदास के वंशज आज भी यहाँ एक मेडिकल स्टोर है। तो मेडिकल स्टोर तो अंग्रेजी दवाइयों का है, लेकिन उसके वो बाहर उनके वंशज अभी 4-5 वर्षों तक से पहले तक
बैठते रहे, अब वो इस संसार में नहीं है। जी। तो वो आँखों से नेत्रहीन थे वो, उनको अच्छा। कुछ भी दिखाई नहीं देता था और जन्मांध थे वो, हुँ, हुँ, जन्मांध थे। हुँ। लेकिन आयुर्वेद के इतने अच्छे ज्ञाता थे कि वो नब्ज देख कर के ही बताते थे, जैसा कि प्राचीन आयुर्वेदाचार्य बताते थे, जी, वो बात उनमें थी। जी, तो मैं स्वयं मैंने उनके दर्शन किए हैं, उनको अपने बारे में बताया, मतलब मैं उनको दिखाने के लिए गया, तो उन्होंने वो सब कुछ मेरे बिना कहे मुझे बताया, जो परेशानियाँ मुझे शारीरिक दृष्टि से थीं। हुँ, हुँ, हुँ। और दवा उपचार वगैरह भी किया, तो उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा इस तरह का उनका रहा। जी, तो ये महाकवि विष्णुदास की एक बात आती है जो उल्लेखनीय है। जी। इसके अलावा यहाँ मयूर, मोर जो है, वो भारत के क्या विश्व के सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्या बात है! क्या और बात मुरैना का प्राचीन नाम मयूरवन ही है, अच्छा, मयूरवन। अच्छा। मुरैना का प्राचीन नाम मयूरवन है। और मोर तो एक और राष्ट्रीय मुरैना पक्षी है हमारा, जो जी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर, ठीक जी, है ना? तो वो जी। मुरैना ही है जहाँ के सर्वाधिक संख्या में मोर पाए जाते हैं। और शायद और मुरैना का मुरैना नाम जो भी मुरैना मोर की वजह से ही पड़ा है। मोर की वजह से पड़ा है, मोर की वजह से पड़ा है। हुँ, और उसके बाद जो है हुँ, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में देखें तो हुँ, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का नाम हम सब लोग जानते हैं। जी, काकोरी कांड में उनका नाम प्रमुखता के साथ आया था। तो अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की पैतृक भूमि मुरैना है। अच्छा, तो बहुत मुरैना जिले ही में हमारा गांव जहाँ पर है, उस गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर उनका गांव है। जी, वो जी। रुअर बरवाई के रहने वाले थे। तो वो मुरैना की गांव आज भी है। ऐतिहासिक भूमिका रही है, काफ़ी अच्छी जी, भूमिका रही है हमारे देश में मतलब हाँ, चाहे स्वतंत्रता के नाम पर ले लें, चाहे इतिहास के नाम पर पौराणिक इतिहास बिल्कुल, को उठा लें, बिल्कुल, तो मुरैना का एक बहुत बड़ा नाम रहा है। बिल जी, बिल्कुल। तांत्रिक विद्या का केंद्र रहा है किसी अच्छा। समय में। भारत का जो संसद भवन है पुराना वाला, हुँ, हुँ, हुँ। उस पुराने वाले संसद भवन का जो नक्शा है, जिस जी। डिज़ाइन से बना है, हुँ, हुँ। वो डिज़ाइन मुरैना के पड़ावली मितावली मंदिर से ले जाया गया था। अच्छा, ये बात संसद भवन के मुख्य द्वार पर लिखी हुई है उसमें, अच्छा, अच्छा। कि ये नक्शा अंग्रेज आर्किटेक्ट ने मुरैना के पड़ावली मितावली मंदिर से लाया है। जी, ये जी। लिखा हुआ है। और तो इस तंत्र तरह से तंत्र बहुत विद्या तो शिव भगवान की बहुत ही बड़ी मतलब एक ऐसी विद्या है जो कि हर कोई नहीं सीख सकता और इनसे बहुत सारी सिद्धियां ली जा सकती हैं। तो संसद भवन का बिल्कुल, नक्शा भी उस तरह से बना हुआ है कि जो मुरैना में तांत्रिक स्थान है, ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी प्रसिद्धि है अपने आप में मुरैना के लिए। जी। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मुरैना के बारे में जानकर और आप वहाँ के निवासी हैं। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर कि बचपन से लेकर आज तक जीवन में किस प्रकार के संघर्षों का सामना आपने किया है? वैसे काफ़ी कुछ आपने बताया भी है अपने बारे में, परंतु आपका आज तक का जीवन जो है, बीच में कौन-सी ऐसी बड़ी घटना घटी है जो कि आपको बहुत ही संघर्ष में लगी हो? आपका कहना बिल्कुल बहुत मुझे बड़ा अंदर तक द्रवित करता है और इसका जवाब मैं अगर समय आज़ाद इजाज़त दे और मुझे लगे कि मुझे फ्री कर दिया गया है देने के लिए, तो शायद 1 दिन भी कम पड़ जाएगा, ये कार्यक्रम की तो बात छोड़ दीजिए। हुँ, बहुत आपने बहुत मार्मिक और बड़ा संवेदनशील मन को झकझोर देने वाला सवाल किया है। इसमें मैं आपको एक बात एक लाइन में कह देता हूँ, वो हुँ, ये है कि मैं ज्योतिष में मेरी आस्था है, थोड़ा-सा अध्ययन भी कर लेता हूँ। हुँ, तो जिन लोगों का जन्म 4 तारीख का होता है, चाहे वो किसी भी महीने की हो, जी, 4 तारीख का जिनका जन्म होता है, उनको जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है। ये ज्योतिष में की किताबों में लिखा हुआ है। ज्योतिष का सिद्धांत जो है, वो ये कहता है, जी। ज्योतिष का जो सिद्धांत ये कहता है कि जिनका जन्म यानी चा शक्ति भी होती है, संघर्ष करने की शक्ति भी होती है। संघर्ष बहुत करना होता है, लेकिन उसमें ये भी लिखा है कि अंततः सफलता मिलती है। जी, जी। लगेगा, जीवन भर लगेगा हुँ, कि देर तो होती है, लेकिन जीवन भर लगेगा कि बहुत कुछ छूट गया हाथ से, बहुत कुछ चला गया, लेकिन अंत भला होता है और अंतिम रूप से सफलता मिलती है। तो मैं इसी उम्मीद पर तरोताज़ा बना रहता हूँ, इस बुढ़ापे में भी जवान बना रहता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, देर-सवेर वो सफलता मिलना है। संघर्ष की ये स्थिति रही है कि देखिए संघर्ष भी इसको मैं थोड़ा-सा इसलिए मानता हूँ, सकारात्मक दृष्टि से लेता हूँ, कि जैसे कि हम लोग आम तौर पर राजनीति में या समाज सेवा के क्षेत्र में
या साहित्य के क्षेत्र में भी हमारी जो सक्रियता होती है, वो सक्रियता हमारी महाविद्यालय में आकर के होती है या कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिखाई देती है वो, कि भाई जी। ये राजनीति में चले गए, ये समाज सेवा में चले गए, ये बड़े साहित्यकार बने, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ। हुँ, मैंने जो 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते हुए 1972 में गोपाल दास नीरज के साथ अखिल भारतीय मंच साझा कर लिया, तो मुझे लगता है कि शायद वो मुझे एडवांस में ईश्वर ने कुछ ऐसा उपहार दे दिया कि लो, अब तुम्हें लंबे समय तक भले ही संघर्ष करना पड़ा, लेकिन ये उपलब्धि तुम्हारे पास ऐसी है कि जो हमेशा तुमको याद रहेगी और बिना हमेशा संघर्ष के उसका अगर उल्लेख कर हासिल हो सकते जाता हो। है, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, उसका मतलब इतना मान नहीं रहता। जब हम संघर्ष करने के बाद कोई चीज़ पाते हैं, तो वो हम उसकी कद्र करते हैं और वो हमारे दिल में बैठ जाती है कि ये हमें बड़े संघर्षों के बाद मिला है। तो संघर्ष बहुत बिल्कुल ज़रूरी सही कहा। जीवन संघर्ष ही है मेरे बिल्कुल विचार सही में। कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि बिना संघर्ष के अगर कोई उपलब्धि है, तो उसकी जो रसानुभूति है, उस उपलब्धि की जो रसानुभूति है, वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है। और संघर्ष के बाद वो चीज़ हासिल होती है, तो लगता है कि इसमें हमारा ये लगा हुआ है, ये समय लगा है, ये मेहनत लगी है, ये बुद्धि लगी है, ये विवेक लगा है और ये संघर्ष हमने किया है। तो जी, बिल्कुल आपका कहना सही है, तो वो यात्रा आगे बढ़ती गई और 1975 में आपातकाल लगा। जी, 10वीं क्लास में पढ़ता था मैं। जी, इसके बावजूद मेरा मीसा वांटेड की सूची में नाम, मेरे को गिरफ्तार किया जाना था। बड़े नेताओं में गिनती इसलिए थी कि मैं विद्यार्थी परिषद का जिलाध्यक्ष हुआ करता था। जी, जिलाध्यक्ष हुआ करता था विद्यार्थी परिषद का और 10वीं क्लास में पढ़ने के बावजूद कॉलेज के इलेक्शन में भाग लेता था। माने मेरे साथ के मित्र जो है, एक मेरे मित्र हैं महेश शर्मा जी, एमएस झाबुआ, मध्य जी, प्रदेश के झाबुआ में रह करके वो आदिवासियों के बीच में काम करते हैं। उनको 2018 में पद्मश्री की उपाधि से नवाजा गया है, जी, उनकी समाज सेवा की भावना के लिए, समाज सेवा के कार्यों के लिए। तो वो मेरे बचपन के उसी तरह के मित्र हैं। अभी मेरा एक गीत संग्रह प्रकाशित हुआ, उसकी भूमिका उन्होंने लिखी, तो उसमें उन्होंने वो सारा विवरण लिखा है कि मैंने 10वीं क्लास में पढ़ते हुए किस तरह से मंच का संचालन किया था, किस तरह से वो गौरवान्वित हुए थे और उनकी मित्र मंडली ने तालियां बजाई थी। ये सारी बातें उन्होंने उस किताब में लिखी हैं। तो ये संघर्ष का रास्ता है और ये संघर्ष का रास्ता मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ और बिना किसी सहानुभूति की अपेक्षा के ये बात कह रहा हूँ कि ये संघर्ष का सफर मेरा आज भी जारी है। आज भी जारी है। जी। मुझे लगता है मुझे हुँ, लगता है अंदर से हुँ, हुँ। कि हो सकता है कि मेरा ये आग्रह, मेरी ये अपेक्षा अनुचित हो। मुझे ये लगता है कि मैंने जितनी मेहनत की है, जितना श्रम किया है, जितना मेरा मेरा योगदान रहा है, चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में हो और चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, उसकी तुलना में, उसके बदले में मुझे उतना शायद अभी हासिल नहीं हुआ। लेकिन मैं बस वही याद रखता हूँ कि अंततः सफलता मिलेगी। क्या होता है कि कभी-कभी धन सब कुछ नहीं होता है। मान-सम्मान, प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है क्योंकि हम जब यहाँ से जाएँगे तो आत्मा में वही सम्मान लेकर जाएँगे धन नहीं लेकर जाएँगे। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद वो चीज़ आपको नहीं मिली है लेकिन वो शायद मिल चुकी है, उसका एहसास आपको अब होना बाकी है। तो वो धीरे-धीरे एहसास भी हो जाएगा कि आपको मतलब बिल्कुल, हाँ, कितना सम्मान मिल रहा है और मिलेगा आगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप में। तो चलिए अब बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं। आपने अपने संघर्षों की कहानी हमें बताई और ये सचमुच में बहुत बड़ी बात होती है कि 10वीं कक्षा में जब हम बिल्कुल अंकुरित हो रहे होते हैं और उस समय आप इलेक्शन लड़ना और मतलब छात्र नेता की भूमिका निभाना, गिरफ्तार होना या आगे इस तरह की चीज़ों को का सामना करना ये एक अपने आप में दिखाता है कि आपके अंदर कितनी सशक्तिशाली जो विचार हैं वो रहे होंगे जिनकी वजह से आपको ये सारे मौके मिल रहे होंगे। तो आइए हम आप आपसे एक और सवाल पूछते हैं कि साहित्य के प्रति रुचि आपने बताया कि बचपन से ही आपको मतलब माहौल मिला कि आप कवियों के बीच में रहे। तो साहित्य के प्रति रुचि कैसे जागृत हुई? विश्व साहित्य सेवा संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कहानी का सफर, ये श्रोता आपसे जानना चाहेंगे। जी। मैं इसको भी आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। विश्व साहित्य सेवा संस्थान जो कहें कि संस्था है, संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और साहित्य और समाज सेवा के लिए काम करता है। हुँ, तो इसकी परिकल्पना जो है, वो डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्र ने की थी। जी, डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्र जो है,
वो हरदोई उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, वहाँ मतलब उनका मायका था, उनकी पैतृक भूमि थी वो। और उसके बाद उन्होंने उनका विवाह हुआ तो लखनऊ में आकर के उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई और वैवाहिक जीवन का कुछ हिस्सा उन्होंने कुछ समय लखनऊ में व्यतीत किया। उसके बाद फिर वहां से वो आ गई तो पटना बिहार में और दक्षिण भारत के कई जिलों में, और उसके बाद थाईलैंड और नेपाल, मॉरिशस, इस तरह के देशों में जाकर के उन्होंने साहित्य के लिए बहुत काम किया है। कहें कि उनकी यायावरी जिंदगी थी एक, और वो साहित्य को समर्पित थी। उनकी 50 किताबें प्रकाशित हुई हैं, जो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों तरह की किताबें, हर विधा में किताबें हैं उनकी। कई विश्वविद्यालयों में उनको पढ़ाया जाता है आज भी। माने बहुत उल्लेखनीय काम है उनका। तो उनका वो जब 2018 में वो शांत हो गई, चली गई संसार से, और वो उनकी उम्र नहीं थी जाने की, लेकिन स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया उनका, तो वो चली गई। तो उनकी शिष्या और छोटी बहन जैसी डॉक्टर कल्पना, जो चेन्नई तमिलनाडु में अभी भी रहती हैं, और वो इसकी अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो वो दीदी से, चूंकि मिथिलेश दीदी से मेरा भी बहुत अच्छा संपर्क था, मुझे भी बड़ा स्नेह करती थी, छोटे भाई की तरह से मानती थी वो। उम्र में कोई साल 2 साल का अंतर था हम लोगों का, 2-3 साल का अंतर था, लेकिन बहुत प्यार करती थी मेरे को, बहुत अपना मानती थी। तो उनकी इस कल्पना, डॉक्टर कल्पना से उनकी बहुत अच्छी म्यूचुअल, उनके अंडर में ही डॉक्टर कल्पना ने पीएचडी किया था, और एमडी डॉक्टर होने के बाद किया, समझिए आप, ठीक है। तो ये सब देखते हुए जब वो शांत हो गई, तो फिर डॉक्टर कल्पना ने मेरे से कहा कि दीदी का एक सपना था जो अधूरा रह गया, उसको हम उनके रहते पूरा नहीं कर पाए। वो ऐसा चाहती थी और बार बार कहती थी कि इस संबंध में देवेंद्र तुमको मदद करेगा, देवेंद्र से बात करो। तो मैं उस समय व्यस्तताओं के बीच नहीं कर पाई बात, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम उस काम को अब करें। जी जी। उन्होंने मेरे को बताया, तो मैंने फिर उनको पूरी जानकारी, किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराना है, किस तरह से बैंक अकाउंट खुलेगा, किस तरह से क्या होगा, ये सारी जानकारी दी। तो जब जी उसको वो विधिवत करने लगी, रजिस्ट्रेशन कराने लगी, तो उन्होंने उसके अध्यक्ष की जगह मेरा नाम लिखने के लिए पहले मुझसे अनुमति मांगी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं अपने स्वयं से ज्यादा वरिष्ठ लोग आपको देता हूँ, अच्छे लोग देता हूँ, समझदार और बड़े साहित्यकार के नाम बताता हूँ, जी। उनको आप अध्यक्ष बनाइएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अध्यक्ष तो आप ही रहेंगे, और ये संगठन तो तभी चलेगा जब हम दोनों मिलकर के चलाएंगे इसको। बाकी के लोगों को हम संरक्षक और परामर्शदाता की हैसियत से शामिल करेंगे उसमें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर ऐसे करके आज से 3 साल पहले इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाया, बैंक अकाउंट वगैरह खुलवा करके, और भारत में उसका काम शुरू किया। इस बीच में कोई 10 देशों में उसकी शाखाएं खुल गई, भारत के 25 प्रांतों में उसकी शाखाएं हैं। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है, मैं गौरवान्वित होता हूँ कि चाहे वो भारत की शाखाएं हों, चाहे विदेश की शाखाएं हों, उन सभी शाखाओं में, सभी इकाइयों में सिंगापुर की इकाई सर्वोपरि है, धन्यवाद। जिसकी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। धन्यवाद। तो ये तो यहाँ तक का तो आपको ज्ञान है ही, आप जानती ही हैं। विश्व साहित्य सेवा संस्थान आगामी दिनों में प्रकाशन को लेकर के और प्रसारण को लेकर बड़ा काम करने वाला है, बड़ी योजना उसके हाथ में है। हम लोग बहुत बहुत कहें कि एकदम से सामान्य मूल्य पर प्रकाशन की योजना शुरू कर रहे हैं, जिसमें ऐसे लोग जो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं कि उनका संग्रह प्रकाशित होकर के आ जाएगा और इतनी जल्दी आ जाएगा। जी ऐसे लोगों की हमने रचनाएं आमंत्रित की हैं, और जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू करेंगे, इसका परिणाम सामने आएगा। जी, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि लिखने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रकाशन का मतलब मूल्य ज़्यादा होने की वजह से शायद उनकी कविताएँ नहीं छप पाती हैं या वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हाँ, हैं। तो ये बिल्कुल। एक बहुत अच्छा साधन होगा उनके लिए कि जो छोटे-छोटे कवि हैं, वो भी उभर कर ऊपर आएँगे और हिंदी साहित्य या दूसरी भाषा के साहित्य भी उभर कर आएगा। उनके विचारों को भी इसमें एक चीज और भी, मैं आपका आधा सेकंड और लूंगा इसमें। जी, इसमें एक चीज और भी है। जी, प्रकाशक अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर रहा है, यद्यपि विश्व साहित्य सेवा संस्थान प्रकाशक की भूमिका में आ गया है। जी, अपने रचनात्मक कार्यों के साथ साथ में, लेखकीय कार्यों के साथ साथ में प्रकाशक की भूमिका में भी आ गया है, और हम लोग स्वयं प्रकाशित कर रहे हैं, पुस्तकों को आमंत्रित की है पांडुलिपि। जी, तो लेकिन इसके बावजूद मेरा स्वयं का अनुभव ये है कि प्रकाशक केवल प्रकाशक और व्यवसायिक प्रकाशक होकर के रह गया है।
जी, जी। प्रकाशक का दायित्व ये होना चाहिए कि जो सामग्री प्राप्त हुई है उसको संशोधित भी कर ले, उसका प्रूफ भी पढ़ ले, बिल्कुल, उसका डिजाइन भी कर ले, जी, उसको कौन से कागज पर देना ठीक रहेगा इसका भी निर्णय वो कर ले। जी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करता प्रकाशक। लेखक को उल्टा सीधा सब्जबाग दिखाया, उसने अपना पैसा लिया, एडवांस पैसा लिया और पांडुलिपि ले ली, और जी, उसके बाद कई वर्षों तक चक्कर कटवाते हैं ये लोग। जी, तो जी, ये सब जो देखा है उससे लेखक, जो अच्छा लेखक है, जो सीधा सच्चा लेखक है, जो केवल लेखन से जिसको मतलब है, जी, वो बड़ा निराश और हताश है। उसका हताश, विश्वास उठ गया है प्रकाशकों से। बिल्कुल, ऐसी स्थिति को तोड़ने के लिए, ये धारणा को तोड़ने के लिए जी, हमने ये संकल्प लिया है कि बिल्कुल ये पूछ करके कि देखो इस कागज का ये रेट है, चाहे तो कागज खरीद के दे दो, और चाहे इस कागज को इतनी जीएम का है, इसको खरीदने की अनुमति दे दो। जी, ऐसा तक कह करके, या डिजाइनिंग में इतना पैसा लग रहा है, या तो आप करवा के दे दीजिए या हमें करा लेने दीजिए। हुँ, हुँ। ये विकल्प दे करके हम लेखक को, रचनाकार को, तब उसकी किताब छापने का सिलसिला शुरू करेंगे। बहुत, बहुत अच्छा निर्णय है ये देवेंद्र जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे चलकर बहुत काम आएगा, क्योंकि ये हमारी शाखाएँ देश-विदेश में फैलती चली जा रही हैं। तो जिससे इस तरह का काम हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और आगे इसकी हमें बहुत ज़रूरत होगी। चौथा प्रश्न है कि विश्व सेवा संस्थान की इकाइयों के कार्य से आपकी उम्मीदें क्या हैं? भविष्य में समाज के उत्थान के लिए विश्व साहित्य सेवा संस्थान क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा? काफ़ी प्रश्न का जवाब शायद मैं जान चुकी हूँ आपसे अभी बात करके, लेकिन मैं कुछ और जानना चाहती हूँ कि आप आगे सभी संस्था मतलब जितनी भी हमारी ब्रांचेज़ हैं जो देश-विदेश में, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि ये क्या मतलब समाज साहित्य जो है वो समाज का आईना होता है, तो किस प्रकार जैसे आपने एक प्रकाशन का नाम लिया, तो ये तो एक बहुत बड़ा कार्य हो गया। इसके अतिरिक्त और क्या आप उम्मीदें रखते हैं? इसमें मैं ऐसा मानता हूँ अपने अनुभव के आधार पर, और मैंने देखा है कि वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता है, सर्वोपरि आवश्यकता वातावरण निर्मित करने की है, वो साहित्य के पक्ष में हो और स्थानीय परिवेश के पक्ष में हो। आम तौर पर हम चाहे प्रांतीय गोष्ठी कर लें, चाहे अखिल भारतीय गोष्ठी कर लें, ये सभी जो रूप स्वरूप हैं, उसमें स्थानीयता और क्षेत्रीयता ये जी, उपेक्षित हो जाती है। जी, इसको कोई महत्व नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारी ये अपेक्षा है अपनी सभी इकाइयों से, उस इकाई के जो भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, हुँ, उनसे हमारी ये अपेक्षा है कि वो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, हुँ, वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा और वहाँ के लोक साहित्य से शुरू हो। हमारी कोई उम्मीद नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है उनसे कि वो महाकाव्य लिख कर के लाएँ, हम उसी को छापेंगे, उसी को प्रकाशित करेंगे। अपनी अगर भाषा चंबल को क्षेत्र जीवित में, रखें, मतलब आप ये चाह जी, रहे हैं कि भाषा को जीवित रखें। भाषा हमारी को सीमित नहीं रखना है, भाषा सीमित को सीमित भी नहीं रखना है, भाषा को जीवित का रखें। भाषा का स्थानीय स्तर से भाषा उठ करके, बोली उठ करके, और हुँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाकर के अपनी पहचान बनाए। पहचान बनाएँ। जी, भाषा का आज ज़िंदा होना भारत में बहुत ही ले ज़रूरी लीजिए आप, आज भारत में ले लीजिए आप, बुंदेलखंड की रहने वाली हैं। है। जी, आज भारत में ही ले लीजिएगा आप, तो जी, ब्रज भाषा, भोजपुरी और बुंदेलखंडी, जी, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, जी। शायद ये 3 भाषा है, फिर अवधी है या मैथिली है, ये समझ लीजिए आप। ये 5 बोलियों को छोड़ दीजिए, हुँ, हुँ। बाद बाकी का अन्य बोलियों का की स्थिति जो है लुप्तप्राय है। जी, ना कोई बोलने वाला दिखाई देता है, ना कोई मैं सुनने सुन और समझने वाला दिखाई देता है, जी, ना कोई पढ़ने वाला, तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि कोई मिलता ये हो। बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि दुर्भाग्य की वो बात है। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा इतिहास है और हमें मतलब उसे जीवित रखना चाहिए था। आप बहुत बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं अगर उससे कट जाते हैं। उससे कटते हैं तो आपकी आपकी जो लोक संस्कृति है, आप उससे कट जाते हैं। आपका जो लोक साहित्य है, उससे कट जाते हैं। आपकी जो परंपराएँ हैं, आपका जो रहन-सहन है, आपके जो रीति-रिवाज हैं, आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो शिक्षा है, जी, जी, जो जो कुछ भी है आपके पास मूल में, जी, वो सब आपके साथ में, भाषा के साथ आपके साथ रहता है, आपकी बोली के साथ आपके साथ रहता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। हुँ, तो जी, कोशिश बस यही है कि लोग अपनी उस मूल संस्कृति से और मूल भाषा से, मूल बोली से जुड़े रहें, और उसमें जो साहित्य वो रच रहे हैं, अपने कोई किसी भी भाषा से कोई बैर नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारी संस्थाएँ हमारे देश में भी, यहाँ भारत में भी बहुत सारी संस्थाएँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
मेरे साथ काम कर रही हैं, उन संस्थाओं में मेरा कोई ना कोई दायित्व है, उसका निर्वहन करता हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन हम केवल हिंदी के लिए ही क्यों करें? सही ये बात। मेरे मन में हमेशा सवाल आता है कि हम भारत में रहते हुए भी केवल हिंदी के लिए ही काम क्यों करें? भाई, भारत में 28-22 भाषाएं जो भी हैं, जिनको भी मान्यता प्राप्त है, उन सभी के लिए काम होना चाहिए ना। बिल्कुल, इसी हमारी तरह से हम धरोहर है जब विश्व भाषा। के परिदृश्य में देखते हैं, तो जितना जो सिंगापुर में भाषा बोली जाती है, उस भाषा को समझने की रुचि भी तो हमारे भारतीय के अंदर होना चाहिए। तभी तो सिंगापुर में बैठा हुआ साहित्यकार हमारा साहित्यकार होगा, तभी तो हम उस व्यक्ति को अपना व्यक्ति कह पाएंगे कि हाँ, ये यहाँ रह करके इस भाषा में, यहाँ की भाषा में ये काम कर रहे हैं। जी, जी। तो ये जो भाषाई समन्वय है, ये साहित्य के लिए बहुत शुभ संकेत होगा, बहुत बड़ा काम होगा, जिस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, साहित्यकारों को भी देना चाहिए, समाज को भी देना चाहिए और सरकार को भी देना चाहिए। और जो वहाँ के जड़मूल व्यक्ति हैं, उनको महत्वता देनी चाहिए अपनी भाषा को। वे अपने आप को बदले ना, या अपने आने वाली पीढ़ी को ये ना कहें कि आप बाहर की भाषा सीखें। वो अपनी भी बिल्कुल। भाषा जाने, जैसे कि आज मैं हूँ तो मैं अपने परिवार के साथ, माता-पिता के साथ बुंदेलखंडी में ही बात करती हूँ। मेरे दादा-दादी भी बुंदेलखंडी ही बोला करते थे। आज मैं अपने बहुत बच्चों अच्छी के बात। साथ भी मैं उन्हें बीच-बीच में सिखाती रहती हूँ कि हमारी भाषा ऐसी होती है। जब हम बहनें बात करती हैं तो बच्चे सुनते हैं, तो वो भी कहते हैं, मम्मा ये कौन-सी लैंग्वेज है? तो मैं उन्हें बताती हूँ कि ये बुंदेलखंडी है, ताकि उन्हें पता रहे। और वो भी कभी-कभी मुझे बुंदेलखंडी में ही जवाब देते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लोग कभी-कभी कहते हैं कि अच्छा, आप तो विदेश में रहते हैं, ये भाषा कैसे बोल रहे हैं? भाषा चाहे कोई भी हो, वो कभी निम्नतर होती ही नहीं। उसका मात्र के लेवल पर जो है वो श्रेष्ठता होती है। तो उसे ये कहना कि आप देश बदल दें या स्टेट बदल दें तो आपकी भाषा बदल जाए, मैं इसे सही नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात अपनी कही आपने। भाषा लेकर चलनी चाहिए हमेशा, और ये हमारी बहुत अच्छी जड़ें हैं। बात। ये हमारी जड़ें हैं, और अगर हम इन्हें भूल गए तो फिर हम अपनी जड़ों से उखड़ जाएँगे, और बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत बिल्कुल, दुर्भाग्य की बात होगी। हमारा अगला प्रश्न बिल्कुल। जो है कि भारत की जितनी भाषाएँ हैं, सिर्फ़ आप शायद इसका जवाब हमें दे चुके हैं अभी कि हमारे विश्व साहित्य सेवा संस्थान में ना कि सिर्फ़ हिंदी भाषा, हमें सभी भाषाओं को लेकर चलना है। भारत की भाषाएँ भी, इसके साथ-साथ विश्व की भाषाओं को भी हमें साथ लेकर चलना है, तब ये हमारा विश्व साहित्य सेवा संस्थान मूल रूप से बन पाएगा। तो हम अगला जो मेरा प्रश्न है, भाषा, कला और संस्कृति के महत्व को विश्व साहित्य सेवा संस्थान के माध्यम से हम समाज के स्तर पर किस प्रकार इसे बढ़ाया जा सकता है, इसे आगे किया जा सकता है? हुँ। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, आज के तकनीकी युग में प्रकार की संभावनाएँ प्रकार के विकल्प तो सर्वत्र बिखरे हुए पड़े हैं। जी, उनका सदुपयोग आप किस तरह से कर सकते हैं, वो बस आपको देखना है। जी, तो हमारी दृष्टि, हमारी निगाह इस समय जो फ़ोकस कर रही है, और आपसे भी चर्चा जब भी हुई है, तो इन बातों को लेकर के हुई है। मान के चलिए कि आप सिंगापुर में बैठी हैं, मैं यहाँ हूँ भारत में। जी। इसके बावजूद मेरी आपकी बातचीत जो है, वो इस तरह से हो रही है, जैसे हम लोग एक कमरे में बैठ कर के आमने-सामने बात कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी तो इस हाँ, इस तकनीकी उपलब्धि का हमें अधिकतम लाभ लेना है। जी, न केवल विश्व साहित्य सेवा संस्थान के काम के लिए, बल्कि समग्र रूप से साहित्य के पक्ष में या समाज सेवा के पक्ष में वातावरण को निर्मित करने के जी, लिए। एक दूसरे के देशों की, एक दूसरे के क्षेत्रों की संस्कृति को, सभ्यता को, वहाँ की भाषा को, वहाँ के धर्म को, वहाँ के राजनीतिक परिदृश्य को, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को, वहाँ के रहन-सहन, वहाँ के रीति-रिवाज, वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ की आम संस्कृति, वहाँ की विचारधारा, वहाँ के लोगों का चरित्र, जी, इन सारी चीजों को हम संकलित करके जी, एक दूसरे के साथ बातचीत करके, इसी तरह की बातचीत करके, जी, आपके इस आयोजन के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से बधाई इसलिए भी देना चाहता हूँ जी, कि ये जो साक्षात्कार की ये जो एक विधा है, साहित्य में मान्य विधा है ये, जी, और बड़े अच्छे-अच्छे साक्षात्कार की कृतियाँ आई हैं, बड़े अच्छे-अच्छे लोगों के साक्षात्कार बड़े अच्छे-अच्छे लोगों ने लिए हैं। जी, ईश्वर से प्रार्थना है कि आगे आने वाले समय में आपका ये रिकॉर्ड किया हुआ साक्षात्कार भी इसी श्रृंखला में शामिल हो। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इससे क्या है, देखिए, हुँ, कि मुझे ये जानने में कि सिंगापुर की संस्कृति क्या है, सिंगापुर में कौन सी चीज, आपने अभी पूछा मुरैना के बारे में कि मुरैना में क्या फेमस है।
मेरे मन में भी आया। तो मैं जब आपका साक्षात्कार लूंगा तो मैं भी जानना चाहूंगा कि सिंगापुर में ऐसा क्या खास है कि जो आपको सिंगापुर अच्छा लगा, सिंगापुर में सिंगापुर में आप रह विविधता रहे में एकता है सर, बिल्कुल भारत की तरह। यहाँ है ना। पर हर तो भाषा को और हर हर देश की संस्कृति का को सम्मान मिलता है। हर देश की संस्कृति में। और बच्चों को सिखाना, वो शुरुआत से ही, बचपन से ही बच्चों को ये सिखाते हैं कि कचरा ना फैलाएं, ट्रैफिक का ध्यान रखें, जब हरी बत्ती जले तो ही क्रॉस करें। तो बच्चे इतना सीख जाते हैं कि कभी अगर हरी बत्ती ना भी जल रही हो और रोड खाली हो तो भी वो क्रॉस नहीं करेंगे। मतलब क्या इतना बात, नियमों का बहुत सुंदर, पालन करते हैं। और अगर चॉकलेट भी बहुत खाए बढ़िया। तो उसका रैपर अपने जेब में या मम्मी के थैले में डाल देंगे कि मम्मी हमें यहाँ नहीं, फिर या कहीं हाथ में लिए रहेंगे तब तक जब तक उन्हें डस्टबिन नहीं मिल जाएगा। ऐसा करते हैं। और मतलब मैंने खुद अपने बच्चों में यह चीज देखी कि वे कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा गलत कार्य नहीं करना है, हमें किसी भी तरह का गलत कार्य नहीं करना है, क्योंकि यहाँ की मदर टंग में उस तरह से सिखाया जाता है। जब वो ओरल पढ़ते हैं तो उन्हें पिक्चर दी जाती है, जिस पिक्चर में कुछ ना कुछ सीख दी हुई होती है कि अगर हम बस में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं तो अगर हमारे सामने कोई वृद्ध आता है तो हमें खड़ा हो जाना है, और अगर हम नहीं खड़े होते हैं तो यह एक असभ्य बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें बैठाना चाहिए, उन्हें जगह देनी चाहिए, गर्भवती महिला को। इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चे बचपन से ही सीखते हैं। तो उनके व्यक्तित्व में जो बहुत निखार आता है, बड़े होते होते वो एक आकार ऐसा ले लेते हैं कि वो दिमाग से बिल्कुल शांत और शरीर से बिल्कुल ऐसे हो जाते कि उनमें कहीं पर भी वो नहीं दिखाई देता कि अरे कुछ घमंड सा नजर आए। बच्चे बहुत शालीन नजर आते हैं यहाँ के। वो बोलते वक्त भी इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि हमारा टोन कहीं ज्यादा ऊंचा ना हो जाए, वरना। और यहाँ पे रोड में आप देखेंगे कि एक डिस्टेंस पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, कोई हॉर्न नहीं बजाता। कहते हैं हॉर्न बजाना बजाना मतलब गाली देने के बराबर है। तो ये इतनी छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ सिंगापुर में देखा। और ये अद्वितीय है। बहुत सुंदर। सिंगापुर सिंगापुर का अब नाम अगर पूरे विश्व में है तो वो इन्हीं चीजों से है कि यहाँ के लोग बहुत सभ्य हैं, कतार में खड़े होते हैं। और अगर कोई कतार में नहीं खड़ा होगा, ज्यादा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेगा, तो वो उसे कुछ कहते नहीं है, वो सिर्फ ऐसे देखेंगे। अगर आप उनकी नजर पहचान जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये मतलब मुझे ये कह रहा है कि तुम गलत कर रहे हो। और अगर फिर भी हम नहीं समझे तो वो समझ जाएगी कि ये नया नया आया है सिंगापुर में। जी। तो ये चीजें हैं जो बहुत ही हमें सीखनी चाहिए, और हमने सीखी है यहाँ मेरे पर मन आने के में बाद। सिंगापुर के लिए बड़ा श्रद्धा भाव पैदा हो रहा है। इतना इतना अच्छा कल्चर, इतनी अच्छी संस्कृति वहाँ विकसित हुई है। और बच्चों के लिए आपने बताया कि जन्म से उनको ये सिखाया जाता है कि हरी बत्ती जल रही है तो रोड। नियमों का बहुत पालन ही करना अच्छी सिखाया चीजें हैं जाता ये, बड़ी बहुत। क्या है, बात है, नियमों का वाह। पालन करना सिखाया जाता है। बहुत और जब भी आप हमारे ग्रुप में भी देखते होंगे कि महिलाएं हैं, सभी सकारात्मक रहती हैं। कभी आपने उनको कोई भी निगेटिव बात करते हुए नहीं सुना होगा। तो ये सिद्धांत होता है कि जितना हो सके हमें सकारात्मक रहना है, सकारात्मक बोली ही बोलनी है। मतलब ग्रुप में कहीं पर भी निगेटिविटी नहीं फैलानी है। तो ये एक बहुत बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से मतलब जब अगर हम रहते हैं एक दूसरे का सम्मान करते हुए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए, तो जिससे हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आता है, हमारे रूप में भी निखार आता है, और हमारी वाणी में भी निखार आता है, जिससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। और इसीलिए यहाँ के लोग क्या बात। सेहत में बहुत अच्छे, जो मैंने देखा कि दुनिया भर की खूबसूरती यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। संदेश मेरा देखिए यही है, विशेष रूप से साहित्य के और समाज सेवा के संदर्भ में, सामाजिक कार्य के संबंध में बहुत आपने हालांकि बड़ी प्रेरणादायक बातें कही हैं। अब इसके आगे तो मैं क्या संदेश दे सकता हूँ, ये तो एक आदर्श स्थिति आपने रखी है। काश हम लोग भी उसी मानसिकता के साथ या उन्हीं इन्हीं उसूलों के साथ हम जी सके या अपने आप को विकसित कर सकें तो कितना अच्छा होगा। लेकिन खैर, मैं यहाँ के परिवेश में आपको बताता हूँ मेरी अपनी जो अपेक्षाएं हैं या मैं जैसा सोचता हूँ या मेरा जो संदेश है जी। वो ये है कि दृष्टिकोण में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। दोनों ही पक्षों को, नई पीढ़ी को भी, मैं भले ही सीनियर सिटीजन की हैसियत से या वरिष्ठ साहित्यकार आप मान रहे हैं, स्थापित साहित्यकार आप कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्व साहित्य सेवा संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं, वो सब कुछ ठीक है।
लेकिन इसके बावजूद मुझे अनुभव की आड़ में और नई पीढ़ी को अगर मैं आरोपित करता हूं तो ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, तो नहीं। देखने में जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि हमारी मेरी अपनी जो पीढ़ी है, स्थापित पीढ़ी है, जो वरिष्ठ पीढ़ी है, सीनियर सिटीजन है, वो इस समय कम से कम ये दौर जो चल रहा है, ये नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच वैचारिक संघर्ष का, मान्यताओं की स्वीकार्यता के संघर्ष का दौर चल रहा है। और जी, इसका सबसे बड़ा नुकसान वो तीसरी पीढ़ी जो आने वाली है जी, उसके लिए हो रहा है। हम कोई ऐसा आदर्श स्थापित नहीं कर पा रहे, ना तो वरिष्ठ पीढ़ी की ओर से, ना ही युवा पीढ़ी की ओर से, कि जो हम तीसरी पीढ़ी को दे सकें। जी, अब इसमें होना क्या चाहिए? उसमें होना ये चाहिए कि सीनियर जो स्थापित जो पीढ़ी है, वरिष्ठ लोग हैं, जी। उनको अपने दृष्टिकोण में थोड़ा-सा लचीलापन लाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। नए नए युग में जीते हुए नए युग की मान्यताओं को स्वीकार करना चाहिए, नए युग के सोच और चिंतन को स्वीकार करना चाहिए। जी, इसी तरह से नई पीढ़ी का भी ये दायित्व है कि वो पुरानी पीढ़ी के अनुभव का लाभ ले, बिल्कुल, पुरानी बिल्कुल पीढ़ी सही बात। का सम्मान करे। इसका अर्थ ये नहीं है कि पुरानी मान्यताओं को स्वीकार करे। मान्यताएं उनकी अपनी नई हो सकती हैं। बहुत सारे घर ऐसे मैंने देखे हैं, प्रत्यक्ष मेरा अनुभव है हुँ, कि जहाँ समझाने से, संवाद करने से बहुत सारी समस्याओं का हल हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी देखने में मिल रही है, विशेष रूप से भारतीय समाज में, वो ये हो रही है कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। तो संतुलन बनाकर रखना जीवन में कि हमें कितनी तकनीकी इस्तेमाल करनी है, कितना हमें अपने इर्द-गिर्द के इंसानों से बातचीत करनी है। हम विदेश में बैठे हुए इंसान को तो जानते हैं, लेकिन हमारे आस-पास जो हमारे घर के पड़ोसी हैं, उन्हीं को नहीं जानते हैं। तो ये चीज़ का समन्वय बनाना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत-बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है और इस चीज़ को सिखाना स्कूलों में और कॉलेजों में, बिल्कुल, ये आपने बहुत बात को ज़रूरी है। करीब-करीब मैं समझता हूँ पूरा कर दिया। बस इसमें एक चीज़ जो मैं अनुभव करता हूँ, उसमें और जोड़ता हूँ, सिर्फ़ 2 सेकंड में ये बात हो जाएगी। जी, नई पीढ़ी में अगर कहीं कुछ मुझे माइनस ऋणात्मक पक्ष दिख रहा है, तो वो ये है कि नई पीढ़ी, विशेष रूप से साहित्यकार, नई जी, पीढ़ी के जो रचनाकार हैं, वो हुँ, पढ़ नहीं रहे हैं। जी, सोच अच्छा है, उनका चिंतन अच्छा है, शैली अच्छी है, सब कुछ ठीक है। हुँ, मौलिक भी कह सकते हैं उनको। पुराने गीतों में, आज के गीतों में बहुत अंतर है। पुरानी गज़लों में, आज की गज़लों में बहुत अंतर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। हुँ, आगे बढ़ा है, गीत आगे बढ़ा है, गज़ल आगे बढ़ी है, साहित्य आगे बढ़ा है, समृद्ध हुआ है, सब कुछ ठीक है। लेकिन नई पीढ़ी का ऋणात्मक पक्ष जो है, वो ये है कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं। इतने ज़्यादा तकनीकी हो गए हैं कि 24 घंटे, मैं अपना खुद का स्वीकार कर रहा हूँ, 18 घंटे मेरे हाथ में मोबाइल रहता है। जो जी, जो समय मुझे किताबें पढ़ने में लगाना चाहिए, वो समय मैं मोबाइल में लगा देता हूँ। तो ये बड़ी गलत चीज़ है, खराब बात है जी, और ये इसकी बड़ी नुकसानदायक चीज़ है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो जी। बस मैं संदेश तो मेरा यही है और आग्रह है बल्कि। जी, बड़ा बिल्कुल। अच्छा लगा देवेंद्र जी आपसे बात करके और हमेशा आपसे मुलाकात होती रहेगी क्योंकि हम सभी एक ही संस्था से जुड़े हुए हैं और सौभाग्य से आपने ही हमें सिंगापुर में ये जो इकाई खोलने का मौका दिया है। तो कोशिश रहेगी कि हम आपके मार्गदर्शन पर चलकर इसे जहाँ आप चाहते हैं वहाँ लेकर जाएँ। तो अब हम अपनी मुझे पूरा-पूरा भरोसा है, विश्वास है मुझे और मेरी अटूट आस्था है आपकी कार्यशैली को और आपके सोच को, चिंतन को। आपका परस्पर व्यवहार जो है, आपकी पूरी मंडली को मैंने देखा, सब लोगों का एक-दूसरे के प्रति जो विनम्र भाव है, एक-दूसरे को के प्रति जो अपनत्व है, वो इस बात का शुभ संकेत है कि चाहे आप विश्व साहित्य सेवा संस्थान की गतिविधियों की बात करें, चाहे अपने व्यक्तिगत संबंधों की बात करें, चाहे साहित्य और समाज सेवा के लिए किसी कोई तीसरी बात हो, आप सभी चीज़ों में सफल होंगी क्योंकि आपकी नीयत साफ है। जी, जी, आपके सहयोग करने वालों की नीयत साफ है, आपके साथ के लोगों का मन सच्चा है, उनका लक्ष्य बिल्कुल एकदम से पवित्र है और क्लियर है बिल्कुल, एकदम से कहीं कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं है किसी भी तरह का। जी, जो जी, कुछ भी है आप जैसे बाहर दिखते हैं वैसे ही अंदर है। जी, तो ये अपने आप में कॉम्बिनेशन होना, ये संतुलन होना, अभी आप संतुलन की बात कर रही हैं, तो ये संतुलन भी होता है एक प्रकार का संतुलन, जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी निखारता है और उसके कृतित्व को भी समाज के लिए लाभकारी बनाता है। जी, तो वो चीज़ मैं आप लोगों में देखता हूँ। इस बात के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और निश्चित रूप से हम लोग अच्छे परिणाम हासिल करेंगे जी, और अभी तो शुरुआत है। आपने शुरुआती दौर में इतना सब कुछ करके बता दिया है, दिखा दिया है
हम लोग तो मैं, डॉक्टर कल्पना, डॉक्टर मधुबाला सिन्हा, यमन शर्मा, ये लोग तो आपके बारे में बात करते रहते हैं कि जी, कैसा मतलब काम करना अगर सीखना है किसी को। देखिए इतनी व्यस्तताओं के बीच में से हमारे यहाँ देखिए, अब आप तो चूंकि यहाँ के हैं और सिंगापुर में रह रहे हैं तो जानते हैं, जी। हमारे यहाँ की व्यस्तताओं में और आपके यहाँ के व्यस्तताओं में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ तो आदमी के पास समय ही समय है, आपके पास उतना समय नहीं होता होगा, पर लेकिन हाँ, उतना समय सभी नहीं के है, पास इसके बावजूद जी। हाँ, उसके बावजूद आप इतना सब कुछ कर रहे हैं और साहित्य के लिए समर्पित हैं या आपसी सद्भाव के लिए समर्पित हैं, ये बड़ी मैं बात एक है, ये निमित्त मात्र अनुकरणीय हूँ, बात है आप ये। एक निमित्त मात्र हैं। लेकिन विश्व साहित्य सेवा संस्थान के द्वारा जो कार्य होना है, जो उस डिवाइन ने सोच रखा होगा, वो ज़रूर होगा। ऐसा मेरा बिल्कुल, मानना है। तो सच आप है, सच है, बिल्कुल, जी, क्या बात। हम इस पर चर्चा करेंगे आगे और भी दोनों देशों से हम क्या सीख सकते हैं और हमें बच्चों स्पेशली छोटे बच्चों को किस तरह से सिखाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या चीज़ें हैं कि उनकी उनकी पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप होनी चाहिए, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जी, आप बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत आभार। और मैं तो कहूँगा कि पूरी सिंगापुर इकाई का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि विश्व साहित्य सेवा संस्थान की सिंगापुर इकाई ने ये सब जो भी क्रम चला रखा है कामों का, प्रोग्राम का, जी, आयोजन का, जी, ये बहुत शुभ संकेत है। और आगे आने वाले दिनों दिनों में जैसा कि आपने कहा कि हम निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम समाज के सामने और साहित्य के सामने रखेंगे। जी, बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। विश्व साहित्य सेवा संस्थान ये एक माध्यम बनेगा हमारी इस चर्चा का जी, और इसके जी, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।